नमस्कार, स्वागत है आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएम शिवराज लगातार सौगातों पर सौगातें दे रहे हैं। आप सीएम शिवराज ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। दूसरी खबर में हम बताएंगे कि पूर्व विधायक पारुल साहू के कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी के लिए सुर्खी विधानसभा का उपचुनाव जीतना कितना मुश्किल साबित हो सकता है। तीसरी खबर बड़वानी से है, जहां डूब प्रभावित लोगों का जल सत्याग्रह लगातार जारी है। चौथी खबर बताएंगे खंडवा जिले से, जहां पुनासा की ग्राम पंचायत गुलगांव रैयत में सरपंच सचिव शासन की राशि का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रोज कई घोषणाएं कर रहे हैं और प्रदेश के लोगों को सौगातें दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीएम शिवराज ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। उज्जैन की कालिदास अकादमी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 22,51,188 किसानों को खरीफ 2019 की फसल बीमा राशि एक क्लिक में वितरित की है। 22 लाख से अधिक किसानों के खातों में कुल 4,688 करोड़ 83 लाख रुपए का हस्तांतरण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए सदा तत्पर है। इस दौरान सीएम शिवराज ने हितग्राहियों से संवाद भी किया। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अन्य जिलों के किसानों से भी संवाद किया है। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सौगातों पर सौगातें दे रहे हैं। अब ये सौगातें जन हित में भी जारी हैं। खरीफ फसल 2019 को लेकर बीमा राशि एक क्लिक में लोगों के खातों में हस्तांतरित की गई। प्रमोद व्यास संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त उज्जैन से हमारे साथ मौजूद हैं। उज्जैन के कालिदास अकादमी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था प्रमोद, और खास तौर पर देखा जाए तो किसानों के हित में ये सौगात साबित हो रही है और खास तौर पर किसानों के लिए ही। जो किसान है उनसे बातचीत हुई आपकी, उनका क्या कहना है इसको लेकर, इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी? हेलो प्रमोद बताएं। हेलो, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है मैडम। बताइए किस तरह का कार्यक्रम था और वहाँ मौजूद किसानों से आपकी कोई बातचीत हो पाई, उनका क्या कहना है? बीमा जो पैसा बीमा का उनके पास पहुंचा एक क्लिक से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में डालने के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन आए थे। यहाँ पर उन्होंने एक क्लिक पर 22 लाख किसानों को 4,500 करोड़ से अधिक की राशि खाते में डाली है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सभी किसानों को मिलता रहेगा। योजना के बारे में और भी जो किसान हैं उनसे बातचीत हुई आपकी, जिनके खातों में ये बीमा राशि पहुंची होगी, क्योंकि ये जो वक्त है इस वक्त में फसलें लोगों की खराब हुई हैं, तो जाहिर है किसानों को राहत मिली होगी। उनका क्या कहना था इस पर? जिनकी फसलें बारिश से खराब हुई है उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही एक एक फसल का जो है सर्वे करवाऊंगा, और ये सर्वे चल भी रहा है। और जितनी भी ऐसे किसान हैं जिनका फसल का नुकसान हुआ है उन्हें भी उनके अलग जो है मुआवजा दिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों को कही है। बहुत शुक्रिया प्रमोद। और चलिए क्या कुछ मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कहा है, जो सौगात दी है, उसके बाद जो संबोधन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंच से हुआ वो आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने किसानों से, सुनिए। राम जी नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। और खेती कितनी है अपने पास? 15 हेक्टेयर 32। अच्छा, सबकी मिला के 15 हेक्टेयर से ज्यादा है जी। कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं आप? कौन कौन सी फसल? सोयाबीन कपास भी लगाते हैं। सोयाबीन और कपास, हाँ। इसके बाद गेहूं, चना। अभी आपने बीमा जो करवाया था जी, वो पिछले साल का सोयाबीन का करवाया था? बाकी जी फसलों का? सोयाबीन। लगभग कितना नुकसान हुआ था सोयाबीन में?
सर नुकसान पानी ज्यादा से काफी नुकसान हो गया। अच्छा कितनी एकड़ में था? वो करीबन सब में था सर। कितने एकड़ में था? 15 हेक्टर। 15 हेक्टर में था। हाँ जी। तो पूरे में सोयाबीन बो दिया था क्या आपने? जी हाँ, बाद में गेहूं बोया सर। अच्छा, बाद में फिर गेहूं बोया। जी। गेहूं कितना हुआ फिर? गेहूं हुआ पानी कम है सर, 200 कुंटल हुआ। अच्छा, तो पूरे 15 हेक्टर में 200 कुंटल? नहीं सर, और बाकी खाली भी रहेगा पानी कम के कारण। 15 हेक्टर जी नहीं सर, पानी कम के कारण रकबा खाली रह गया। आपको अभी फसल बीमा योजना के कितना पैसा मिल रहा है? 1,72,381। 1,72,381। 1,72,000 में समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ, 1,72,381 रुपये। तो इससे नुकसान की भरपाई काफी हद तक हुई आपकी? हाँ जी हाँ, कुछ हुई, ठीक हो। चलिए, आपको बहुत बधाई। आपने लोन कितना लिया था? लोन तो सर 7 लाख का है टोटल? जी हाँ। मतलब बाकी फसलों का भी मिला के होगा? जी हाँ। खरीफ की रबी की सब फसलों का मिला के? जी सर। तो रेवाराम जी, एक विनम्र प्रयास है। जी सर। हमारे प्रधानमंत्री जी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की मिलकर जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि उससे आपको नुकसान की भरपाई हो सके। और अब चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है। जी। आगे भी कदम कदम पर प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको फसल बीमा योजना के लिए बधाई। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी वार पलटवार के बीच दल बदल का सिलसिला भी जारी है। पहले कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए और अब उपचुनाव में भाजपा की राह में उसके अपने ही कांटा बनने में लगे हुए हैं। सिंधिया की भाजपा में एंट्री के बाद पार्टी के कई सीनियर नेता नाराज हैं और सिंधिया समर्थक नेताओं की टिकट की दावेदारी को देखते हुए कई नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर दुविधा में हैं। ऐसे में भाजपा की नेता और पूर्व विधायक पारुल साहू ने भी अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक पारुल साहू ने पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 2013 में विधायक बनी पारुल साहू को 2018 में टिकट नहीं दिया गया था। पारुल लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, इसलिए समझौता हुआ था, लेकिन उन्हें लोकसभा का भी टिकट नहीं दिया गया। दूसरी तरफ सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके करीबी गोविंद सिंह राजपूत भी अब भाजपा में हैं। सुर्खी विधानसभा सीट में उपचुनाव होना है, भाजपा की तरफ से गोविंद सिंह राजपूत का टिकट तय है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि पारुल साहू को कांग्रेस गोविंद सिंह राजपूत के सामने मैदान में उतार सकती है। 2013 के विधानसभा चुनाव में पारुल साहू गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव में हरा चुकी हैं। ऐसे में अब सुर्खी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर होना तय है। पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम कमलनाथ ने कहा पारुल साहू की घर वापसी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने पारुल के कांग्रेस में जाने पर तंज कसा है। खुशी होती है कि पारुल साहू जी ने प्रदेश की तस्वीर देखते हुए, सच्चाई पहचानते हुए आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। इनका परिवार आप जानते हैं कांग्रेस का ही है। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी थे, कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में रहे, और इनके चाचा कमलेश साहू जी वो भी यहाँ है, वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी। एक प्रकार की इनकी घर वापसी है। उनकी विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। और वो चाहते हैं कि अहंकार और डर के खिलाफ मैं उनकी लड़ाई लड़ूं, इतनी कहूँगी। और मेरी ये घर वापसी है और मैं अपने परिवार में वापस आ रही हूँ और इसकी मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। हो गया है, पारुल साहू जी अब कांग्रेस की सदस्यता ले चुकी हैं। इस बार के हमने उपचुनाव से पहले सत्ता परिवर्तन देखा, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं स्पष्ट तौर पे केवल इतना कहूँगी कि अब जो चुनाव होगा उसका न्याय जनता करेगी और उसका निर्णय भी जनता के हाथ में ही है, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। और मैं अगर आई हूँ तो अपने एक परिवार के लिए, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र परिवार के लिए
अपने इस परिवार में वापस आई हूँ। घर वापसी कह रहे हैं इसको। घर वापसी। तो ये घर वापसी है पारुल साहू की। स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि मैं जनता की आवाज़ बनकर सामने आई हूँ और जनता की आवाज़ ही उठाऊंगी। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। तो हो गई कांग्रेस में एक और घर वापसी। पारुल साहू अब हो चुकी हैं कांग्रेसी। पहले थी बीजेपी में, तब कांग्रेस को बहुत पानी पी पी कर कोसती थी, लेकिन अब है कांग्रेसी। तो कैसे होगी रहा उनकी आसान, लेकिन कह दिया है उन्होंने भी कि घर वापसी हुई है। अब इस परिवार यानी कि उनका विधानसभा क्षेत्र जो है, विधानसभा क्षेत्र वाले परिवार के लिए उन्होंने कांग्रेस के परिवार में वापसी कर दी है। लेकिन मुश्किलें क्या बढ़ जाएंगी बीजेपी की? वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या वैभव, बढ़ेंगी मुश्किलें पारुल साहू की? क्योंकि पार्टी उसमें है, वो फिलहाल जो सत्ता से ताल्लुक नहीं रखती है, लेकिन सत्ता में पार्टी थी तो पारुल साहू उस पार्टी से बिलोंग करती थी। काफी सारे समीकरण उनके साथ सेट करने होंगे। बिल्कुल, सवाल बेहद दिलचस्प है आपका, और आप जो सवाल उनका जवाब चाहना चाह रही, बिल्कुल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र है, पारुल साहू के जो पिता थे वो कमलनाथ के दोस्त थे, वरिष्ठ नेता रहे हैं। उनकी जो चाचा हैं, कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, और पारुल साहू का बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस से ही है। तो जिस तरह से खुद पारुल साहू ने भी कहा, प्रदेश कमलनाथ ने भी कहा कि पारुल साहू की घर वापसी हुई है। जब अब पारुल साहू अपने घर पहुंच गई हैं, तो घर पहुंचकर पहले से ज्यादा मजबूत भी पारुल साहू नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ही कल रात से 9:30 बजे ये खबर आना शुरू हुई कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता कांग्रेस में शामिल हो सकता है, और फिर रात के 11:30 बजे के लगभग एक फोटो आती है जिसमें पारुल साहू और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ साथ में खड़े हैं, तो सबसे ही गोविंद सिंह राजपूत की जो दिलों की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि पारुल साहू कोई छोटा नाम नहीं है। पारुल साहू विधायक रह चुकी हैं, बीजेपी में भी रही हैं लंबे समय तक, और उन्होंने एक ट्वीट किया था शिक्षक दिवस के मौके पर कि मैं अपने शिक्षक, मेरे जो शिक्षक हैं शिवराज जी हैं। आज भी जब बात की गई अनौपचारिक रूप से पारुल साहू से कि आपने पहले कहा था कि शिवराज जी आपके शिक्षक हैं, लेकिन अब आप घर वापस जा चुकी है, जब आपके शिक्षक कौन आएंगे, तो उन्होंने पारुल साहू ने आज भी कहा कि पहले भी मेरे शिक्षक शिवराज जी थे, आज भी मेरे शिक्षक शिवराज जी ही हैं। तो शिक्षक भले ही शिवराज जी हों जो कि दूसरी पार्टी में, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से जो गाइडलाइन आएगी, जो नियम आएंगे, इनको कमलनाथ बताएंगे, वो कमलनाथ अब उनका प्रयोग किस तरीके से करते देखने वाली बात होगी। लेकिन सुर्खी विधानसभा का चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है। अब गोविंद सिंह राजपूत और बीजेपी को कुछ अलग तरह से रणनीति बनानी होगी, क्योंकि अगर पारुल साहू की जगह कोई दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती थी, शायद उसके पास इतना ना तो नियम होता ना ही फेम होता। पारुल साहू बेहतर रूप से बीजेपी को भी समझती है और उनका परिवार कांग्रेस को समझता है, तो अब मुश्किलें, अब परेशानियां बीजेपी के खाते में आ गई थी। यानी अब अगर हम हॉट सीट्स गिने वैभव, तो हाट पिपलिया के साथ सांवेर और अब सुर्खी भी उन नामों में जुड़ गया है। और अब जैसे कि आपने भी कहा कि गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले भी भारी पड़ी हैं पारुल साहू पर। हाँ बिल्कुल, पहले भी भारी पड़ी हैं, और इस वक्त इनके पास कार्यकर्ता भी हैं। चुनाव लड़ने के लिए 2 से 3 चीज चाहिए होती है। पहला पैसा, दूसरा आपकी कार्यकर्ताओं पर पकड़, और तीसरा आप क्षेत्र को कितने बेहतर तरीके से समझती हैं, और चौथा क्षेत्र की जनता आपसे कितने बेहतर तरीके से जानती है। गोविंद सिंह राजपूत के पास भी पैसा है, सारी चीजें हैं, लेकिन पारुल साहू उनसे थोड़ी सी ज्यादा मजबूत नजर आती हैं। उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो ज्यादा मजबूत नजर आता है। तो ऐसे में देखा जाए तो सुर्खी जो विधानसभा है वो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बन के उभरेगा इन उपचुनावों में, क्योंकि हर किसी का फोकस यहीं पर रहेगा। जो बीजेपी के नेता हम एक तरह से समझ सकते हैं चुनावी मैदान में है, गोविंद सिंह राजपूत अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, वहीं जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती थी पारुल साहू अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो दोनों ही जो प्रत्याशी रहेंगे, दोनों ही दलों को बेहतर रूप से समझते हैं। जहां अब तक कांग्रेस का दामन थामे नजर आते थे गोविंद सिंह राजपूत, वो बीजेपी को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो पारुल साहू बीजेपी को बेहतर तरीके से समझती, तो अब दोनों दल क्या अलग रणनीति अपनाएंगे कुछ चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो पारुल साहू अब कांग्रेसी हो गई हैं, लेकिन मुश्किलें बढ़ सकती हैं गोविंद सिंह राजपूत की, क्योंकि पहले भी पटकनी दे चुकी हैं पारुल साहू गोविंद सिंह राजपूत को, लेकिन अब हो गई हैं वो कांग्रेसी। और फिलहाल कांग्रेस ऑपोजिशन में यानी विपक्ष वाली पार्टी है, तो परेशानियां किसकी बढ़ेंगी वक्त के साथ पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बताएंगे खबर आपको बड़वानी से। बड़वानी में सरदार सरोवर बांध में लगातार नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ संपूर्ण विस्थापन की मांग पर अडिग डूब प्रभावितों का अनशन भी जारी है। पिछले 20 दिनों से ग्राम पिछड़ी और
अवल्दा में अनशन और जल सत्याग्रह किया जा रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले किए जा रहे इस जल सत्याग्रह में घुटने घुटने पानी में भी विस्थापित अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर से नर्मदा किनारे के गांव डूब चुके हैं और कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बांध के फुल लेवल की अगर हम बात करें तो 138.68 मीटर तक ये पानी पहुंच चुका है। बस कुछ ही फीट कम लेवल बचा हुआ है। जल स्तर और बढ़ा तो रहे सहे घर भी डूब जाएंगे। 20 दिनों से जल सत्याग्रह करने के बावजूद एनवीडीए का कोई भी जिम्मेदार इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है। कंचन, और कहाँ रहते हो? पिचौड़ी। ये मकान पूरा डूबा हुआ आप ही का है? અહીં रही राज भाई बाहर। अभी ये डूब गया तुम्हारा मकान? हाँ डूब गया। कैसे डूब गया? ये तो 8-15 दिन से डूब गया। क्या दिन पे दिन पानी बढ़ता गया और डूब गया? हाँ। क्या मांग करते हो? हमारा प्लाट नहीं दिया सर। अभी तक प्लाट नहीं मिला? हाँ हाँ। कितना टाइम हो गया आपको? अब प्लाट का 12 महीना होगा दौड़ता। आज जीने का हक सत्याग्रह किया जा रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और हमारे 192 गांव डुबा जाए, मध्य प्रदेश के 192 गांव डुबा जाए, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की कोई पहल नहीं है क्योंकि आज भी संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में आदेश दिया है कि 4 मुख्यमंत्री चर्चा करके जल स्तर और पुनर्वास की बात करें, पर आज तक पुनर्वास नहीं हुआ, जल स्तर भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए विरोध में जल सत्याग्रह किया जा रहा है, जीने का हक जल सत्याग्रह किया जा रहा है और आज भी संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है। और देश की प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए गुजरात सरकार और मध्य प्रदेश सरकार उनका साथ दे रही है और आज हमको डुबाया जा रहा है। कोई भी अधिकारी पिछले 20 दिन से क्रमिक अनशन चल रहा है, कोई भी अधिकारी नुमाइंदा नहीं आया है। पर हमारी 2 दिन पहले हमारी चर्चा हुई है, आश्वस्त किया है कमिश्नर संभाग के कमिश्नर से हमारी चर्चा हुई ऑनलाइन और उस पर हमको आश्वस्त किया कि आपका संपूर्ण पुनर्वास हम आपकी मांगे कुछ स्वीकार करेंगे और की जाएगी। आज भी इस गांव का संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ। जिस पिछले साल तो एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था, वो रास्ता भी डूब जाता है और आज इस गांव डूब क्षेत्र में किस प्रकार से रहना पड़ रहा है, बहुत गंभीर स्थिति है। आज भी महामारी फैलती जा रही है, कई बीमारियां फैलने जाएगी, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। जैसे राजघाट के जो 17 परिवार रह रहे हैं उन विस्थापितों की लाइट काट दी गई, मूलभूत सुविधाएं सब कुछ बंद कर दी, उसके बाद 17 परिवार टापू में रह रहे हैं और आज उनका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है और सरकार उनको कागजों पर उलझा के रख रही है। तो ये पहली बार नहीं है जब डूब प्रभावितों की परेशानियां सामने आई हों। उससे पहले भी इस तरह का अनशन ये पहले भी कर चुके हैं सरदार सरोवर बांध को लेकर। और अब हालात ये हैं कि एक बार फिर से अनशन करने को ये तमाम लोग सामने आए। रुपेश संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले किया जा रहा है सत्याग्रह लोग करने को मजबूर इसलिए क्योंकि इन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही, सुनने वाला तक कोई नहीं है। 20 दिन बीत गए रुपेश, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों के पास कोई बातचीत करने तक नहीं आया। पारुल, सही कहा आपने। वैसे तो 3 दशक बीत चुके हैं कि मांगों और समस्याओं और उसको लेकर, पर एनवीडीए का दावा है कि उन्होंने 40,000 परिवारों को जो है विस्थापित कर दिया है और अब उनके लिए पुनर्वास के लिए कुछ भी नहीं बाकी बचा है। पर जो बुनियादी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। आज भी लोग मूल गांवों में जमे हुए हैं और आप जैसे बता रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता राहुल कि वहां पर राजघाट जो है 17 परिवार अभी भी वहां पर निवास कर रहे हैं। और लास्ट ईयर ही जब पुनर्वास जब ये डिसाइड हुआ था कि सरदार सरोवर डैम पूरी 138.68 मीटर पूरा फुल लेवल पर। जी रुपेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। तो 138.68 फुल लेवल तक ये बैक वाटर पहुंच चुका है। इससे ज़्यादा बढ़ा तो और भी जो बच्चे कुछ घर हैं वो डूब जाएंगे। और ये मांग इनकी अभी की नहीं है, काफ़ी पहले की है। कई सारे लोगों को विस्थापित किया जा चुका है, ऐसा एनवीडीए कहता है। लेकिन अगर जो बचे हैं तो उनको भी विस्थापित करने की जिम्मेदारी एनवीडीए की है। क्यों इन्हें इस तरह से सत्याग्रह करने पर मजबूर होना पड़ रहा है और क्यों इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं अब तक यहाँ पहुंचा। 1 नहीं 2 दिन, पूरे 20 दिन हो गए ये लोग इसी तरह पानी में खड़े होकर सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात करने अभी तक कोई नहीं पहुंचा।
बात खंडवा की, जहां खंडवा जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। ताजा मामला पुनासा की ग्राम पंचायत गुलगांव रैयत का है, जहां सरपंच सचिव की मिलीभगत से शासन के पैसों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लाखों की लागत से जो मुक्तिधाम बनाया गया था वो जलमग्न हो चुका है। मुक्तिधाम जहां बनवाया गया वहां जमीन इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर के डूब में आई हुई जमीन है। बांध के 262.13 लेवल तक भराने पर यह जमीन जलमग्न हो जाती है। फिर भी सरपंच सचिव ने मिलकर मुक्तिधाम के लिए इसी जमीन को चुना, जो कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार की ओर संकेत कर रहा है। गांव में मुक्तिधाम होने के बाद भी ग्रामीणों को शवों का अंतिम संस्कार करने दूसरी जगह जाना पड़ता है। लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी आला अधिकारी नहीं सुनते, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ग्राम पंचायत गुलगांव रैयत में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सीसी रोड का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन रोड किनारे नालियां बनाना भूल गए। नालियों के निर्माण के लिए पैसे भी निकाल लिए गए, मगर आज तक नालियों का निर्माण नहीं हुआ। नतीजा, गांव का पूरा गंदा पानी रोड के ऊपर से होकर निकलता है। रैयत का मामला है। इसमें हमारे यहाँ मुक्तिधाम बनाया गया, जो 3 वर्ष पहले सभी गाँवों में मुक्तिधाम आया था। वो हमारे सरपंच सचिव और इनकी मनमानी की वजह से बैकवाटर की जगह में बना दिया गया है, जहाँ पर 100 मीटर दूर तक बैकवाटर भरा हुआ है। वहाँ पुरुषों से अभी पानी है, और अगर गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको ले जाने के लिए वहाँ रास्ता भी नहीं है। और चलो रास्ते की व्यवस्था भी हो जाए तो वहाँ 100 मीटर तक पानी भरा हुआ है, वहाँ शव दहन कैसे किया जाए। इसलिए लोग परेशान होते हैं। इधर उधर जहाँ भी खाली जगह मिलती है वहाँ शव को ले जाते हैं और दहन करते हैं। नहीं, वो उसका निर्माण तो हुआ है। निर्माण जब कराया था तो ग्रामीण जनों के, जनप्रतिनिधियों की जो स्थानीय हैं उनकी सहमति से कराया था। और वो जो जगह जहाँ बनी हुई है वो बैकवाटर के एकदम करीब है और वो डूब में नहीं है। और ये ज़रूर है कि वो बैकवाटर का जो पानी, नाले का जो पानी है वो रास्ते पे आ जाता है, बाकी वो बैकवाटर डूब से बाहर क्षेत्र है। और वो स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जनों की सहमति से ही वहाँ निर्माण कराया था। मुझे नॉलेज में आया है, जो भी आप बता रहे हैं अनियमितता और बैकवाटर में मुक्तिधाम बना दिया गया है। मैं सहायक यंत्री हमारे यहाँ उनको जांच के लिए भेजती हूँ, और जांच रिपोर्ट मुझे सबमिट करेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगी। तो सचिव का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की सहमति के बाद, ग्रामीणों के कहने पर, उनकी रजामंदी के बाद इस मुक्तिधाम को बनवाया गया, जो बैकवाटर में आ रहा है। लेकिन सचिव का कहना है कि वो बैकवाटर में नहीं है। जनपद पंचायत सीईओ कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उपयंत्री को भेजकर जांच कराई जाएगी। अब सवाल ये है कि जब वो डूब प्रभावित क्षेत्र है और वहां पर पानी है, ग्रामीणों का सुना आपने, उन्होंने कहा ना कि 100 मीटर तक पानी का ऐसा एरिया है जहां पानी भर जाता है, वहीं पर मुक्तिधाम बनाया हुआ है। तो भला क्यों बगैर जांच परख के ये सारी चीजें कर दी गई। सीसी रोड, नाली बनाना भूल गए। और सवाल ये कि सीसी रोड में जब नाली का निर्माण नहीं होता है, ये ध्यान नहीं रखा जाता है, तो पानी ऊपर से होकर फ्लो करता है। शरद संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भी ज्यादा जानकारियों के लिए। शरद, पंचायत का आलम ये, सरपंच सचिव इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, आम जनता का पैसा जो टैक्स के माध्यम से जनता भरती है उसको इस तरह से डकारते हैं। ये मामला गुलगांव रैयत का है और इस ग्राम पंचायत में काफी समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें आला अधिकारियों के कानों तक भी पहुंची, ग्रामीणों के माध्यम से। जहां आंगनवाड़ी भवन में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की बातें सामने आई, वहीं अभी पिछले दिनों से लगातार शमशान घाट के मामले को लेकर के ग्रामीणों के द्वारा शिकायतें की जा रही है अधिकारियों को, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। धरातल पर अगर देखें तो जहां पर शमशान घाट बना है वो जगह शमशान घाट बनाने के लायक नहीं थी, क्योंकि वो इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में आ रही थी। और जब बैकवाटर में आ रही थी तो वहां पर शमशान घाट बनाने का कोई औचित्य नहीं रहा। इसका मतलब है कि सरपंच और सचिव के द्वारा कहीं ना कहीं इस मामले में एक भ्रष्टाचार निकल करके सामने आ सकता है। और ग्रामीण, अगर उनके यहाँ किसी की मौत मिट्टी हो जाती है तो उन्हें दूसरी ग्राम पंचायत या दूसरे गांव से 6 से 7 किलोमीटर दूर शव को शवदाह के लिए ले जाना पड़ता है। और जो वर्तमान में शवदाह गृह बना हुआ है वहाँ पर 3 से 4 फुट पानी है और वहाँ की आने जाने वाली रोडों पर भी पानी भरा हुआ है, कीचड़ है और ग्रामीणों को कीचड़ से हो करके जाना पड़ रहा है। आज की स्थिति में कहा जाए तो गुलगांव रैयत भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जहाँ रोड नहीं बननी चाहिए वहाँ पर रोड निर्माण कार्य हुए हैं, और जहाँ रोड बननी चाहिए वहाँ पर आज भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, कीचड़ भरा हुआ है, वहाँ रोड नहीं बन पा रही है। नाली निर्माण की बात करें तो रोड के साथ सह नाली निर्माण भी होना चाहिए, लेकिन नाली निर्माण नहीं हुआ है। रोड बनी है
वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और गांव में घरों से निकलती गंदा पानी, गंदगी बजाती है, लोगों को उसी के बीच से आना जाना पड़ता है। तो जनप्रतिनिधियों ने कह दिया है, यानी सीईओ मैडम जो जनपद पंचायत सीईओ है उन्होंने कहा कि वो चेक करवाएंगे कि आखिर क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस मामले में जिन्होंने अलॉट किया, क्योंकि सचिव ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की सहमति से, ग्रामीण जो लोग हैं उनकी सहमति से इस मुक्तिधाम को बनवाया गया। सीसी रोड का उन्होंने कहा कि हाँ पानी बाहर आता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब आगे क्या कार्रवाई होती है, किसकी कॉलर पकड़ी जाएगी, इस पर ध्यान रखिएगा शरद और अपडेट कीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। प्रदेश में रोज 2400 के ऊपर मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा अभी 97,000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है उस हिसाब से यह आंकड़ा 1 या 2 दिन में 1 लाख के पार पहुंच जाएगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। भोपाल में रोज कोरोना के 200 या 250 से ऊपर केसेस मिल रहे हैं। शुक्रवार को भी भोपाल में बड़ी संख्या में कोरोना के करीब 291 नए मरीज मिले। सीएम हाउस से भी एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, तो वहीं राजभवन से भी एक पुलिस जवान कोरोना संक्रमित मिला है। विधानसभा से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 74 बंगलों से 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि। एमएलए रेस्ट हाउस में भी एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया। ये वो क्षेत्र हैं जहां राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है। अकेले भोपाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 15,000 के करीब पहुंच चुका है, जबकि राजधानी में अब तक कोरोना से 349 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। लोग जो परेशान हो रहे हैं उनकी कहानी अलग है, लेकिन आंकड़ों के बात हम करें तो कोरोना से पीड़ित लोग यानी कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की संख्या 200-250 के ऊपर ही जा रही है। और ये अब ऐसी जगहों पर पहुंचने लगा है कोरोना, यानी मरीज जो निकल रहे हैं ऐसी जगहों से निकल रहे हैं जो वीआईपी एरियाज भी हैं, यानी जहां वीआईपी या पॉलिटिशियंस का आना जाना होता है। सीएम हाउस से भी एक और पॉजिटिव का निकलना ये बताता है कि हम लापरवाह हो रहे हैं, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।